हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल लेशन। एफसी बार्सिलोना वर्सेस शाख्तर। कल का गेम एफसी बार्सिलोना के लिए रिलेटिवली इजी होना चाहिए था, पर नहीं था। एक अनकंफर्टेबल 2-1 के विन से जीती एफसी बार्सिलोना, और वो वन गोल भी उन लोगों को डिफेंड करने के लिए लास्ट मोमेंट तक फाइट करना पड़ा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला कंसर्निंग पॉइंट जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जो लोग मेरे वीडियो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं ना, उन लोग को ये चीज़ मालूम होगी कि मैं एफसी बार्सिलोना की इस पॉइंट को कितनी बार हाईलाइट कर चुका हूँ। और वो पॉइंट है कि एफसी बार्सिलोना जो है वो डिफेंसिव वाइज कितनी वर्नरेबल दिख रही है इस सीजन में। एफसी बार्सिलोना का जो हाई डिफेंस लाइन है वही बार बार प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और एफसी बार्सिलोना के जो कंपोजर है और उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको बार बार वो डिस्टर्ब कर रहा है। जब जब एफसी बार्सिलोना जो है अपने प्लेयर्स को आगे कमिट करता है, अपने मिडफील्डर्स को हेल्प करने के लिए, अपने डिफेंडर्स को आगे कमिट करता है, तब बार बार जो है वो वल्नरेबल हो जाती है। जब जब सामने वाली टीम जो है वो काउंटर अटैक पे ब्रेक पे आती है। अभी तो शाख्तर जैसी छोटी टीम के सामने अगर आप ऐसे गोल खा जाओगे, जहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ पे शाख्तर के पास कोई बॉल पोजीशन नहीं मिल रहा था, जहाँ पे वो अच्छे चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे वो एक शॉट ऑन टारगेट नहीं लिए थे, सेकेंड हाफ का भी हाफ हो चुका था, तब वहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर एक एक थ्रू बॉल पे काउंटर अटैक शुरू होता है, और हाई डिफेंस लाइव होने की वजह से उसको वो लोग रीड नहीं कर पाते और एवेंचुअली वहाँ पे गोल खा जाते हैं। तो एफसी बार्सिलोना का जो मेन एस्पेक्ट है, यानी कि एफसी बार्सिलोना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सीजन में, वो क्या है? वो है यूरोपियन कंपटीशन में जहां तक हो सके वहां तक सरवाइव करके जाना, या फिर इवेंचुअली यूरोपियन टाइटल जीतना। तो अगर आपका डिफेंस का सिचुएशन ही यही रहेगा, आपके डिफेंस का हाल ही यही रहेगा कि हर बार आप इस तरीके से छोटी टीमों के सामने भी आप काउंटर अटैक में इस टाइप से फेल हो रहे हो, या फिर आपकी हाई डिफेंस लाइन की वजह से बार बार आपके जो आपकी डिफेंसिव लाइन है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, या फिर आपके गोलकीपर को बार बार टेस्ट किया जा रहा है, तो कितनी बार आप लोग सर्वाइव कर पाओगे, या कितनी बार जो है आप लोग उससे बच जाओगे? अभी तो शाख्तर जैसी छोटी टीम है, या फिर रॉयल एंटवर्प जैसी टीम थी, या फिर और एफसी पोर्टो जैसी टीम है तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जब आप और नॉकआउट स्टेजेस में, राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचोगे, तब आपको अगर इवेंचुअली बायर्न म्यूनिख या मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर मैनचेस्टर सिटी जैसी टीमों से भिड़ना पड़ा, या फिर पीएसजी या फिर रियल मैड्रिड जैसी टीम से भिड़ना पड़ा, जो कि काउंटर अटैक में बहुत परेशान करने वाली है, तो एफसी बार्सिलोना के लिए देयर इज नो क्वेश्चन कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर बात की जाए डिफेंसिव वाइज, तो इनिगो मार्टिनेज और रोनाल्ड अराउहो का गेम सॉलिड था। टू बी ऑनेस्ट, रोनाल्ड अराउहो के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था कल के गेम में करने के लिए। अगर बात कीजिए इनिगो मार्टिनेज की, तो इनिगो मार्टिनेज ने अगेन एक और सॉलिड गेम निकाला एफसी बार्सिलोना के लिए। सेकंड गेम स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने एफसी बार्सिलोना के करियर में, और उसके हिसाब से देखा जाए तो सेकंड गेम में भी उनका सॉलिड था। फर्स्ट गेम तो सॉलिड था ही जब से उन्होंने स्टार्ट किया था, और सेकंड गेम भी सॉलिड था, यानी कि कल का गेम बहुत ही अच्छे डिफेंसिव वाइज उन्होंने स्ट्रॉन्ग फिजिकलिटी दिखाई, अच्छे लॉन्ग बॉल्स दिए, एकदम एक्यूरेट बॉल्स दिए, एरियल डुएल्स जीत रहे थे, वन ऑन वन भी जीत रहे थे। तो ये चीज़ मैं फिर बोलना चाहूँगा कि अगर बात आती है कि इनिगो मार्टिनेज पे अपन रिलाई कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो आता है, अगर उस चीज़ पे ये बात आती है तो मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली अपन भरोसा कर सकते हैं इनिगो मार्टिनेज के ऊपर डिफेंसिव वाइज। और अगर बात करें फुल बैक्स की, तो जाओ कैंसिलो एंड मार्कोस अलोंसो हमारे फुल बैक्स थे कल के गेम में मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद लास्ट 15 मिनट्स में मार्कस अलोंसो को सब्स्टिट्यूट करके अलेहांद्रो बाल्डे को लेके आया गया था। पर अगर बात की जाए मार्कस अलोंसो की, तो डिफेंसिव वाइज ठीक था, लेकिन अगर ऑफेंसिव वाइज बात की जाए तो मेरे हिसाब से शायद ही एक आध कोई ऐसा अटैक बिल्ड किया होगा मार्कस अलोंसो ने, नहीं तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसको मोर फोकस जो था वो डिफेंसिव वाइज ही था। और अगर बात कीजिए जाओ कैंसिलो की, तो जाओ कैंसिलो अगेन डिफेंसिव और ऑफेंसिव वाइज दोनों ही बहुत ही बेहतरीन था एज यूजुअल। और ये चीज़ अगेन कल के गेम में जाओ कैंसिलो शो करते हैं कि वो एफसी बार्सिलोना के इस लाइनअप के लिए कितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो अगर बात करें हमारे मिडफील्डर्स की, यानी इकिया गुंडोगन और ओरियल रेमेओ की, तो ओरियल रेमेओ का गेम कल का फिर से एवरेज ही गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था। उसकी जो ड्यूटीज़ दी गई थी उसको उसने वो सारी की हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे स्लॉपी पासेस जैसे दिख रहा था उसको डिस्पोज कर रहे थे, और कुछ फाउल्स भी कमिट कर रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल उसका गेम एवरेज था, बहुत ही अच्छा नहीं और बहुत ही बुरा भी नहीं। और उसी के साथ बात करें हमारे होल्डिंग मिडफील्डर यानी कि इकिया गुंडोगन की, तो उसका गेम काफ़ी सॉलिड दिख रहा था। उसके गेम वहाँ जितने भी अटैक में वो हेल्प कर रहा था, चाहे वो डिफेंसिव में जितना हेल्प कर रहा था, वो अगेन स्पॉट ऑन था। अपने विंगर्स के साथ में जैसे कनेक्ट कर रहा था वो भी ऑन पॉइंट था। अगर किसी की बात करनी है तो फर्मिन लोपेज भाई, टेक अ बाव। अगेन फर्मिन लोपेज ने एक स्टेटमेंट दिया है कि क्यों वो एक स्पेशल प्लेयर है, और उसकी जो शूट करने की एबिलिटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। चाहे वो लेफ्ट फुट से हो, चाहे वो राइट फुट से हो, देयर इज़ नो वीक फुट फॉर हिम। वो हमेशा शॉट्स जो है वो, उसकी जो बॉक्स के अंदर प्रेजेंस है ना, जो बार बार आप अटैक में जो बॉक्स के अंदर रन निकाल रहा था, अपनी बॉडी की पोजिशनिंग जो कर रहा था ना,
वो अगेन शो करती है कि उसके अंदर क्वालिटी और कैलिबर कितना भरा हुआ है। तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा फर्मिन लोपेज को और ग्रो करने में, तो डेफिनेटली फर्मिन लोपेज जो है एक बेहतरीन प्लेयर बन के निकलेगा एफसी बार्सिलोना के लिए और एक की प्लेयर बनने वाला है एफसी बार्सिलोना के इस लाइनअप के लिए। थोड़ा सा और फिनिशिंग में हेल्प करने की अपने आप को ज़रूरत है, उसको अपने आप को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फिनिशिंग वाइज, क्योंकि कल के ही गेम में उसने 3 बार बार को हिट किया और एक गोल भी स्कोर किया। तो अगेन किसी भी लिहाज से गेम उसके लिए ख़राब नहीं गया था। ओवरऑल रेटिंग अगर देखी जाए तो सबसे हाईएस्ट थी फर्मिन लोपेज की, 9 की रेटिंग थी। तो डेफिनेटली एफसी बार्सिलोना के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि उनका जो प्लेयर है वो इतना बेहतरीन खेल रहा है, उनका जो ला मसीह का ग्रेजुएट है वो इतना बेहतरीन खेल रहा है और कितना अच्छे से वो हेल्प करने वाला है आने वाले समय में इस ए साइड टीम को, ये देखना होगा। तो अगर बात करें हमारे अटैकिंग ट्रायो की, यानी कि जाओ फिलिक्स, फरान टोरेस और लामिन यमाल की, तो लामिन यमाल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। कल के गेम में ये भी दिखा है कि वो बच्चा है यार, उसके ऊपर कितने ज़्यादा आप डिपेंड करोगे कि कितने ज़्यादा वो आपको जो है वो करके दिखाएगा कि, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो कि आपकी टीम को या तो एक गोल में कन्वर्ट हो या तो एक चांस पे कन्वर्ट हो। अगेन मैं बोलता हूँ कि लामिन यमाल डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अगर उसके ऊपर टोटली रिलाई किया जाता है राइट साइड पे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगा। उसको अभी भी बहुत कुछ सीखना है और भी ग्रो करना है, 16 ईयर्स का ही है अभी। तो अभी जब जब वो जाओ कैंसिलो के साथ कंबाइन करता है तो कुछ चांस जरूर क्रिएट होता है, पर थ्रू जाओ कैंसिलो ही होता है, लामिन यमाल की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस डाल सकता है या फिर एक दो ड्रिबल निकाल सकता है। उससे ज़्यादा कोशिश करता है तो फिर उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है या तो फाउल कर दिया जाता है। तो यू कैनॉट टोटली रिलाई ऑन लामिन यमाल, कल के गेम में ये तो देखने को मिला है। लेकिन जब जब वो जाओ कैंसिलो के साथ कंबाइन करके उस राइट फ्लैंक पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो जाओ कैंसिलो जो है डेफिनेटली कुछ प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए अगेन जाओ कैंसिलो कितना इंपॉर्टेंट एफसी बार्सिलोना के इस लाइनअप की। तो अगर बात करें फरान टोरेस की, तो शुरुआत के कुछ मिनट जो थे उसके लिए ऑफ जा रहे थे, वो रन्स निकाल रहा था, उसको डिस्पोजेस कर दिया जा रहा था, उसको फाउल्स दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो स्ट्रॉन्ग कंपोजर के साथ और अच्छे माइंडसेट के साथ खेल रहा था। और जब फर्मिन लोपेज ने बार हिट किया था फर्स्ट टाइम और जो हाफ वॉली में उसने गोल स्कोर किया, तो वो तो स्पॉट ऑन था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट था। मेरा सबसे फेवरेट गोल जो होता है वो वॉलीज पे होता है और फरान टोरेस ने एक ब्यूटीफुल वॉली मार के गोल स्कोर किया। तो अगेन पॉजिटिव न्यूज़ फॉर हिम एंड पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एफसी बार्सिलोना, क्योंकि फरान टोरेस जो है ही इज़ बैक टू स्कोरिंग गोल्स अगेन, जो कि सबसे बड़ा इशू था एफसी बार्सिलोना के लिए। फरान टोरेस के लिए 50 या 40 मिलियन आपने स्पेंड किया था और उसको अपनी टीम में लेके आए थे और वो आते साथ ही जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया था 1-1.5 सालों के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था एफसी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि उनका अटैकिंग प्लेयर जो था वो आउट ऑफ फॉर्म था और गोल स्कोर नहीं कर पा रहा था। तो गुड न्यूज़ फॉर एफसी बार्सिलोना, क्योंकि उनका जो प्लेयर है फरान टोरेस वो वापस से फॉर्म में आ चुका है, गोल स्कोर कर रहा है। अगर बात करें जाओ फिलिक्स की, तो जाओ फिलिक्स अगेन एक की प्लेयर है एफसी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि जो लेफ्ट विंग पे जो भी एक्टिविटीज होती है अलेहांड्रो बाल्डे के एब्सेंस में, वो जाओ फिलिक्स की तरफ से ही होती है। जाओ फिलिक्स के ऊपर वो टोटली रिलाई करती है, चाहे वो थ्रू बॉल्स पे हो, चाहे वो अपने मिडफील्डर से कनेक्ट करने में हो, चाहे वो बॉल स्विच करने में हो, चाहे वो डेडली रन्स निकालने में, चाहे वो स्किल्स दिखाने में हो। एफसी बार्सिलोना के लिए जाओ फिलिक्स अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और देखना ये होगा कि एफसी बार्सिलोना क्या वो इसी सीजन में उसके साथ रहेंगे या फिर अगले सीजन वो जाने वाले हैं जाओ फिलिक्स के लिए उसको बाय करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ रूमर्स चल रहे थे कि जाओ फिलिक्स को साइन करने के लिए एफसी बार्सिलोना जो है वो अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि जो है 2-3 साल पहले से ही जॉन लापोर्ता को एफसी बार्सिलोना में चाहिए था जाओ फिलिक्स, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, उस प्लेयर से काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड था। तो देखना ये होगा कि जाओ फिलिक्स के लिए एफसी बार्सिलोना क्या जो है वो मूव्स करती है अगले सीजन में। इस सीजन भी अभी बहुत सारे गेम्स बाकी है, देखना ये होगा कि एफसी बार्सिलोना कितना ज़्यादा डिपेंड करती है जाओ फिलिक्स पे और जाओ फिलिक्स कितना ज़्यादा डिलीवर करते हैं। और बात की जाए जाओ फिलिक्स की, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था 80th मिनट के आसपास, जो कि एफसी बार्सिलोना के लिए सबसे बड़ा कंसर्न हो गया था और फैंस के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न हो गया था कि नेक्स्ट गेम अब सीधा एल क्लासिको होने वाला है सैटरडे को और जाओ फिलिक्स अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। पर उसके कुछ समय बाद ही जाओ फिलिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में ये चीज़ अपडेट की कि मैं टोटली फाइन हूँ नेक्स्ट गेम खेलने के लिए, बस मुझे एक नॉक लगा था, मैं टोटली फाइन हूँ और कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूँ। तो बात करें एल क्लासिको की, तो सब कुछ देख के यही लग रहा है कि राफिन्हा, फ्रैंकी डियोंग और रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है वो अवेलेबल होंगे एल क्लासिको खेलने के लिए। तो गुड न्यूज़ और बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है एफसी बार्सिलोना के एस्पेक्ट से, क्योंकि ये सारे जो प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स और की प्लेयर्स है एफसी बार्सिलोना के लिए। रॉबर्ट लेवेंडोस्की की प्लेयर है, गोल स्कोरर है, की गोल स्कोरर है। फ्रैंकी डियोंग की मिडफील्डर है, होल्डिंग मिडफील्डर, और राफिन्हा जो है वो प्रॉपर स्टार्टिंग राइट विंगर है। तो एफसी बार्सिलोना के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। पेड्री का हाँ ना चल रहा था, पर डेफिनेटली सोर्सेज अब ये क्लेम कर रहे हैं कि
पेड्री जो है वो टोटली रूल आउट हो चुके हैं एल क्लासिको से। अगर पेड्री होता तो एफसी बार्सिलोना को और ज़्यादा स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी मिल जाती, पर अगेन जो है पेड्री का गेम मेरे को नहीं लगता कि अब वो रिटर्न हो पाएगा एल क्लासिको के लिए। तो देखना ये होगा कि एफसी बार्सिलोना कैसे अब एल क्लासिको के लिए प्रिपेयर करती है और एल क्लासिको में इवेंचुअली कितने गोल स्कोर करने वाली या कितने गोल कंसीड करने वाली है। तो अगर बात करें पीएसजी वर्सेस एसी मिलान की, तो मुझे मालूम था इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम फॉर पीएसजी कि वो समझे कि एसी मिलान का जो वीकनेस है और कहाँ पे, और वहाँ पे उसको अटैक करना शुरू कर दे, वहाँ पे उनको परेशान करना शुरू कर दे। मैं जानता था कि पीएसजी को जहाँ जहाँ स्ट्रगल कर रहे थे वो बार बार वो किलियन एम्बापे को अपने अटैक पे इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और जैसे ये लोग अपने अटैक में किलियन एम्बापे को इन्वॉल्व करने लगेंगे, किलियन एम्बापे ज़रूर वहाँ पे डिलीवर करेगा और वो परेशान करेगा ही उस डिफेंस लाइफ को एसी मिलान के, और किलियन एम्बापे ने किया भी। अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट गोल जो था किलियन एम्बापे ने बेहतरीन जो था शफल करके लेफ्ट साइड ऑफ पोस्ट में शूट लिया था, बिल्कुल डिफेंडर को टाइम नहीं दिया ना गोलकीपर को टाइम दिया। किलियन एम्बापे को जैसे ही इन्वॉल्व करती है पीएसजी का डायनामिक्स टोटली चेंज हो जाता है। उस्मान डेम्बेले जो था फर्स्ट हाफ बहुत शांत था उसका, सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ खेल रहा था, वो पेस दिखा रहा था, वो ड्रिबल्स निकाल रहा था, वो रन्स निकाल रहा था। और जो सेकंड गोल था वो लेफ्ट साइड से बेहतरीन शूट लिया था, पर गोलकीपर ने सेव कर लिया और कोलो मुआनी ने उसको इवेंचुअली अंदर डाल के पीएसजी जो थी वो 2-0 अप चले गई थी एसी मिलान के। तो एसी मिलान का गेम बहुत ज़्यादा साइलेंट था अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। जो भी एक्टिविटी चल रही थी वो राफेल लियाओ के थ्रू ही हो रही थी, क्योंकि जीरूड ना कुछ कर पा रहा था, ना वो एक्सप्लोसिव रन निकाल पा रहा था। जो भी रन्स निकाल रहे थे या जो भी पीएसजी के डिफेंस को या डोनारुमा को टेस्ट कर रहे थे वो राफेल लियाओ भी कर रहा था और पुलिसिच ही कर रहा था। तो विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को अपन यहीं पर रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।